Bluetooth mode. Good evening, everyone. A very warm welcome to each one of you. I am Soumya Arora, and I will be the host for today's session. It's an absolute pleasure to have you all here, and I hope you are as excited as I am for what lies ahead. I delight to begin by thanking Dr. Anjali Gupta for making this event possible. Your presence truly adds value to today's gathering. We are here today to explain how stress and burnout impact on working couples. And you are here to gain insights, spark new ideas, or simply connect with like minded people. You are in for something meaningful. So, without any further delay, let's begin. We have an exciting lineup planned for you today, starting with Dr. Anjali Gupta, clinical psychologist. She is an relationship expert. She has an experience of 32 years and she has treated more than 40,000 of patients. She is a hypnotherapist and PLR expert. It gives me immense pleasure to welcome our speaker, Dr. Anjali Gupta, clinical psychologist. She will be speaking on the topic stress and burnout, something that is truly relevant and impactful in today's time. Over to Dr. Anjali ma'am. Welcome, ma'am. थैंक यू सौम्या थैंक यू इंट्रोड्यूसिंग मी एंड वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। जैसा कि सौम्या ने बताया कि मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट और 33 इयर्स का एक्सपीरियंस नूर मंजिल में रहकर और मोर देन 40,000 जो पेशेंट्स मैंने देखे, इसमें स्ट्रेस का रोल सबसे ज़्यादा देखा। कोई भी बीमारी होती है और स्ट्रेस सामने आ जाता है, और ये स्ट्रेस कहते हैं आज के ज़माने में, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहा जाता है अगर स्ट्रेस नहीं है तो क्यों नहीं स्ट्रेस है, अगर हम इतने शांत क्यों हैं, इतने खुशनुमा क्यों हैं। अपने खुशी में और अपनी शांति में भी क्वेश्चन उठ जाता है। ऐसा तो नहीं कि आज हम बहुत खुश हैं कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक तरह की आशंका, एक तरह का भय, एक तरह की असुरक्षा जो लोगों में आजकल देखने को मिल रही है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि स्ट्रेस के क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं और स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हमें स्ट्रेस को डील करना चाहिए। और स्ट्रेस का सबका अलग-अलग, सबके सब जितने भी लोग हैं हमारे यूनिवर्स में, इस धरती में, सबके लिए स्ट्रेस के मायने अलग-अलग हैं। हर एक का स्ट्रेस अपना-अपना है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेस तो सभी के पास ही है, लेकिन रिलेशनशिप में स्ट्रेस का, जहाँ पे दोनों कपल्स हमारे वर्किंग होते हैं और वो वर्किंग कपल्स के साथ जब स्ट्रेस होता है तो फिर क्या क्यूज होता है। तो बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। एम्स की जो रिसर्च कहती है, रिसर्च जो डाटा कहता है कि लगभग 76 इंडियन पॉपुलेशन एंड दे हैव अ स्ट्रेस। सो मान लीजिए, देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि अगर 76% की पॉपुलेशन स्ट्रेस में है, जहाँ बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक हर एक स्ट्रेस में है, एक छोटा बच्चा भी है वो भी स्ट्रेस में है। फिर अमेरिकन स्टडीज जो बताती हैं, अपना डाटा डाटा के हिसाब से बताती हैं, कहती हैं 300 बिलियंस फाइनेंस पर उसका इफेक्ट आया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे जो हमारे बिहेवियरल पे, मूड पर जो इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से एब्सेंटीज में शुरू हो जाती है, लो मूड होने लगता है, कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है और बहुत सारी अन्य ऐसी चीजें होती हैं जो स्ट्रेस का प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता और अपने आप को इनकेपेबल समझता है, जिसकी वजह से $300 बिलियन का जो लॉस हुआ है यूएस की नई नई जो स्टडीज हुई हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस आजकल के ज़माने में कितना हावी
हो गया है। तो इस स्ट्रेस को मैं अभी थोड़ा सा पीपीटी शेयर करती हूँ और साथ ही साथ मैं कुछ अपने अनुभव के साथ आप लोगों को बताती चलूंगी। और साथ ही साथ आज मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगी, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो आई विल टेल द एक्सरसाइज ऑल्सो। जस्ट अ मिनट। यस, अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन, कि हमारी बैलेंस, हमारी लाइफ में बैलेंस करना कितना मुश्किल हो गया है, कि फैमिली को देखना है या परिवार को, परिवार के अलावा जॉब को देखना है, पर्सनल अपने चैलेंजेस हैं उनको भी देखना है। तो कैसे हमें उसको संभालना है, किस तरह से संभालना है, कैसे हम अब उनको संभाल सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा हम बताते हैं कि स्ट्रेस है क्या। कहते हैं स्ट्रेस एक शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया किसी भी दबाव, किसी भी चुनौती के समय पे, कोई ऐसे चैलेंज आ जाते हैं, कोई ऐसा समय आ जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, और उस परिस्थिति में एक हमारा रिएक्शन होता है, एक प्रतिक्रिया होती है उस दौरान। और उस दौरान में जो प्रतिक्रिया होती है उसी को स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ईयू स्ट्रेस, यानी कि आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जो हमारी एनहेंस करता है, कैपेसिटी को एनहेंस करता है, हमारे एफर्ट्स को बढ़ाता है, और हम उस पर उतने उस स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस भी हम कहते हैं। एक अच्छा स्ट्रेस जो होना भी जरूरी है, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, अच्छी सी लाइफ को बिता सकें। लेकिन जब डिस्ट्रेस हो जाता है, तो डिस्ट्रेस में जब स्ट्रेस हमारा बर्नआउट के रूप में होना शुरू हो जाता है, तो पेनफुल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, वरीसम थॉट्स आने लगते हैं, और वहाँ पे असुरक्षा की भावना, और साथ ही साथ बहुत सारी हमारी फिजिकल सिम्टम्स। और जैसे हमारे इंडोक्राइन के 7 सिस्टम्स हैं, वो सातों सिस्टम पर किस तरह से अफेक्ट करता जाता है, वो भी थोड़ा सा हम आपको बताते चलते हैं। इट्स नॉट, ये शेयर, ये पीपीटी आप लोग को दिख रही है? Um, आर यू एबल टू सी? आर यू एबल टू सी पीपीटी? Yes, ma'am. ओके, बट इट इज नॉट कमिंग, इट इज नॉट फॉरगेटिंग फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड नहीं हो रही है। इट्स नॉट गेटिंग फॉरवर्ड। कैन यू गाइड मी कि फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रही है? एनीवन? एनीवे, तो हम आपको ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि तनाव के कई कारण हो सकते हैं। अब जैसे सिंपल है कि एक रिलेशनशिप की मैं जब बात करूं, कि सपोज आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में थोड़ा लेट हो जाते हैं, और लेट हो जाते हैं, और लेट होने पर आपको बॉस आपको वॉच कर रहा है। अच्छा, बॉस आपको वॉच कर रहा है, और उसने उसने एक घड़ी देखी, और घड़ी देखकर वो अंदर चला गया, उसने कुछ भी नहीं बोला। उतना ही घड़ी देखना उसका, और आपके लिए क्या हो गया, स्ट्रेसफुल हो गया। और अब स्ट्रेस में जब आप आ गए, तो आप नर्वस हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, आपको काम में जो काम करने जा रहे हैं उस पर इफेक्ट आएगा, आप उतने बैलेंस होकर काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल, आपका क्या हुआ, सिंपल आपके बॉस ने आपके सामने आपकी घड़ी देख ली। ये जब ऐसा हुआ, तो फिजिकल लेवल पर हमारा उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी शरीर पर, जिसको कि कहते हैं हमारा कॉर्टिसोल जो है वो हमारा रिलीज होने लगता है। हाँ, जो नेगेटिव हॉर्मोन्स हैं जिसको कहते हैं स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होता है। और स्ट्रेस हॉर्मोन जो रिलीज होता है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, तो जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ज्यादा एक्टिवेट होने लगता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो जिसकी वजह से आपके एंजाइटी के सिम्टम्स होने लगते हैं स्ट्रेस की वजह से। जो कहते हैं, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको स्ट्रेस है, और आप आइडेंटिफाई करिए आपको स्ट्रेस नहीं है।
तो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ जैसा कि मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ, तो इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। नॉट ओनली कि लाइक आप लोग इंक्लूडेड हो, बल्कि मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। जब स्ट्रेस होता है तो क्या क्या चीजें होती है, सिंपल। और इसी स्ट्रेस को लेकर आपने पूरा दिन कहीं ना कहीं आप काम में बिजी हो गए, अपने अपने काम में आपने अपना मन लगाया, इधर उधर आपने बातचीत की, और वापस आप जब घर पहुंचे तो आपके अंदर की थोड़ी सी खुशी आपकी कम हो गई। अब घर पे पहुंचे, हल्का सा टेंशन लेकर गए। स्ट्रेस ने आपको क्या दे दिया, हल्का सा टेंशन दे दिया। और जब टेंशन दे दिया, तो वहां पर अगर वाइफ आपके घर पर आपका वेट कर रही है, या आप फादर होकर अगर आपका बच्चा आपको कुछ कह दे रहा है, पापा पापा मुझे ये चाहिए, या वाइफ ने कहा कि आज मुझे यहाँ पे चलना है, कहीं पे मैंने प्लान किया था आपके साथ जाने के लिए, वहां पर जाना है, और हस्बैंड को अचानक क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाता है? चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। अचानक इरिटेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। हाँ, जब गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो एक आपका स्ट्रेस का प्रभाव है। लेकिन अगर यही स्ट्रेस गुड स्ट्रेस भी हो के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? अगर मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, कि आपके बॉस ने आपकी घड़ी देखी, अपनी घड़ी देखी, आपको एक एक्नॉलेज किया कि आपने थोड़ा सा गलत किया है, यू हैव डन समथिंग विच इज अदर एम्प्लॉय जो नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हो। तो उसमें आपने अपने आप को कहा कि नहीं, आज मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन कल से मैं टाइम पर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। तो एक सेम ही सिचुएशन है, लेकिन आपके अपने मन ने आपको ये फीडबैक दिया कि आज तो मेरे साथ हो गया, या इतने दिन से लगातार हो रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगी। तो ये आपका क्या हो गया, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट कर, और आपकी जो बिहेवियर है उस पर उसका इफेक्ट उसने दिलाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर स्ट्रेस की डेफिनेशन की बात की जाए, कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अपॉन कोपिंग स्ट्रेटजी और इनर रेजिलियंस। स्ट्रेस तब हो जाता है जब आप की आंतरिक कारण हो या वह कारण हो। आंतरिक कारण आपकी अपनी 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 थिंकिंग, अपना पैटर्न, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना कॉन्फिडेंस, ये आपका इंटरनल फैक्टर है। अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने अंदर की पर्सनालिटी, ये इंटरनल फैक्टर हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, वो कहीं भी किसी तरह का हो सकता है। जब ये सिचुएशन आपके ऊपर ओवरवेलम करती है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालती है, तनाव डालती है, ऐसी स्थिति में आपकी इनर रेजिलियंस अगर कोप नहीं कर पाती उस सिचुएशन को, तो स्ट्रेस हो जाता है। अभी आप लोग मुझे नहीं बता पाए कि ये कैसे आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे इसको। एनीवन कैन से? जस्ट मिनट, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रही हूँ, और लेट मी ट्राई अगेन। सो यस, तो बहुत सारी चीजें जो है, इस कहते हैं स्ट्रेस, तो तीन हमारे अगर साल में तीन ऐसे इंसिडेंट्स अगर होते हैं जीवन में, तो उसका उस स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ यानी इमोशनल हेल्थ और साथ साथ सोशल हेल्थ पर भी पड़ता है। फिजिकल हेल्थ पर किस तरह से पड़ता है, शरीर किस तरह से प्रभावित होता है? आजकल जो भी हाइपरटेंशन है, ओके, ऑल राइट, श्योर। जैसा कि अभी, हाँ राजू जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से वही चीज रिपीट कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइक रिकॉर्डिंग, कि अगर लंबे जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि तनाव अगर हो रहा होता है, तो किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या क्या होता है, शरीर की लेवल पे क्या होता है, मन के लेवल पे क्या होता है, और साथ ही साथ हम हमारी जो हॉबीज है यानी सोशल एक्टिविटीज हैं, लोगों से मिलना जुलना है, उससे कैसे हम उसे कट ऑफ होने लगते हैं। तो शरीर पर अगर पड़ने वाला प्रतिक्रिया है तो उसका क्या होता है, सभी आप लोग बता सकते हैं। अगर हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव हमको हावी हो रहा है, हमारे अंदर तनाव बना हुआ है, तो शरीर में क्या क्या चीजें होने लगती हैं? सबसे पहले हमारे क्या होने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने जाते हैं। आपने देखा होगा, पसीना निकलने लगता है हाथ पैरों में, स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस है। या कभी कभी अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में शेयरिंग, हम ठीक से शेयर कोई बात शेयर करने में भी डर रहे होते हैं,
इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि शेयरिंग करने में भी डर लग रहा होता है। तो वाइफ ऐसे से कांप रही होती है। अभी मेरे को एकदम एग्जांपल याद आ गया कि वो अपने हस्बैंड के साथ सामने जाने से यूं यूं कांपने शुरू हो जाती थी, शिवरिंग होनी शुरू होने लगती है, ट्रम्बलिंग होने शुरू होने लगती है, हार्ट बीट एकदम तेज तेज होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चोकिंग सेंसेशन होने लगता है, कुछ खा रहे होते हैं लीलना मुश्किल हो जाता है, खा नहीं पा रहे होते हैं, नोजिया फील होने लगता है, वॉमिटिंग फील होने लगता है, हैवीनेस इन द हेड होने लगता है, हैवीनेस इन द चेस्ट होने लगता है, और साथ ही साथ हेडेक भी होने लगता है, और नींद भी गायब हो जाती है। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होने लगता है, संवेगात्मक रूप से जब प्रभाव पड़ता है तो क्या होने लगता है, तब होने लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी जिंदगी, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाया। जैसे मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी को कहता है, या डिमोटिवेट, यस सौम्या, डिमोटिवेट, अपने आप को डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। एक पति ने कहा अपनी पत्नी से, तुम गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया, पढ़ा लिखा के कुछ भेजा तुम्हें। और ये जुमला लगातार पति कभी कभी किसी भी बात पे नाराज होकर के पत्नी को बोल देता। तो पत्नी के साथ क्या होने वाला है, पत्नी तो डर डर गई, सहम गई, उसको हिम्मत नहीं हुई, यस, ओवर थिंकिंग करनी शुरू हो गई। और ओवर थिंकिंग में वो क्या होने लग गई, जब भी पति के सामने आती तो पत्नी को लगता है ये तो मेरे को जज करेंगे, ये तो इनका, ये जज करके और मुझे एक जजमेंट सुना देंगे। और जब जजमेंट सुना देंगे तो वो सिचुएशन आने पे ही, पति के सामने आने पे ही उसको उसको कांपने लगती। और इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। यानी कि अब वो जब कांपने लगेगी तो उसके सामने दो सिचुएशन आएंगी, या तो उसके सामने आओ नहीं, फ्लाइट कर जाओ, और या फिर उसके सामने आओ, उसको फेस करो, यानी कि कन्फ्रंट करो, फाइट करो। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लीजिए आपके सामने आप बैठे हो अचानक, और आप अचानक आपके घर के अंदर बंदर आ जाए, सिर्फ बंदर आ जाए, तो आपका फिजिकल रेस्पॉन्स क्या होगा। आपने सोचा नहीं था, बंदर आ गया। तो बंदर अगर आ गया तो कितनी देर से आपका जो आपका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, ब्रेन का रेस्पॉन्स है, कितनी तेज अलर्ट हो जाएगा, कितना एक्टिव हो जाएगा। और आप तुरंत उस अलर्ट होने की वजह से, एक्टिव होने की वजह से आप, या दोनों चीजें हो सकती, पॉल्पिटेशन बढ़ जाएगा, हाँ कांपने लगेंगे, और या फिर आप तुरंत एक ऐसा रेस्पॉन्स खोजेंगे कैसे अपनी सुरक्षा करें। उस समय ना आपको पढ़ाई याद रहेगी, क्या कर रहे थे, आपको ना खाना याद रहेगा, ना आपको सोना याद रहेगा, ना पति ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, बच्चे ने क्या कहा, कुछ भी नहीं याद रहेगा। उस समय तो बस आएगा, यू हैव टू सेव योरसेल्फ, इजंट इट, यस और नो, हाँ या ना। हमें अपने आप को सेव करना है। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस, वेरी गुड, आएगा। तो स्ट्रेस, इसको कहते हैं स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस आपको अलर्टनेस भी बढ़ाता है, और पाल्पिटेशन भी बढ़ाता है, स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाए। लेकिन जब स्ट्रेस हमारे दिमाग पर हावी होने लगता है, सेरोटोनिन की मात्रा बननी कम होने लगती है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन लगातार बराबर एक अलर्ट एक्टिव मोड में हमेशा बरकरार रहता है। तो अगर बंदर नहीं भी आया है, शेर नहीं भी आया है, कोई ऐसी चीज नहीं भी आई है जो जो डर वाली है, या जो आपको धमकी भरी महसूस होने वाली है, नहीं भी आई है, लेकिन आप बिना धमकी वाले ट्रिगरिंग पॉइंट्स के ना होने पर भी, फिर भी आप डरे हुए, और आपका जो कॉर्टिसोल हमेशा आपको अलर्ट करने की पोजीशन में बनाए रखता है, और जिसकी वजह से आप हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, और हाइपर टेंशन होने की वजह से हाइपर वेंटिलेशन होना शुरू हो जाता है, फिजिकल डिसीज, बीपी हाई। और लगातार बीपी हाई तो फिर क्या होता है, शुगर की ओर बढ़ने लगता है, डायबिटीज, मिलेटियस मिलेटियस डायबिटीज होने लगती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस होता है तो एलर्जी, किसी किसी को एलर्जी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से होती है, शरीर में एलर्जी, खुजली आदि, या कहीं रैशेस वगैरह।
ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो जो 7 सिस्टम है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस की वजह से आप चीजों को भूल जाते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि तनाव उनको है तो उन्होंने कौन सी चीज कहाँ रख दी याद नहीं रहता। मेमोरी, लैक ऑफ मेमोरी या पुअर मेमोरी होने लगती है, फोकस नहीं रह पाते, कंसंट्रेशन फेल होने लगता है। ये सब इमोशनल, भावनात्मक परिस्थितियां हैं। फोकस नहीं रह पाते स्ट्रेस होने की वजह से। फिर गिल्ट भी आता है स्ट्रेस की वजह से, फिर गिल्ट होने लगता है। गिल्ट से फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है, हमें सेल्फ गिल्ट होने लगता है, सेल्फ इमेज में दिक्कत होने लगती है। और सेल्फ इमेज में दिक्कत होने लगती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी लायक नहीं। और जब मैं किसी लायक नहीं हूँ तो स्ट्रेस क्या कर देता है, ये थॉट्स को, फॉल्टी थॉट, पैटर्न ऑफ थॉट्स है, यानी कि गलत तरीके की सोच हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के इस सिस्टम में एक माइंड में जाके एक फाइल बना लेती है, स्टोर रूम बना लेती है। स्टोर रूम में वो फाइल जाकर के बैठ जाती है। और जब फाइल जाकर बैठ जाएगी तो नेचुरली क्या होगा, फिजिकल डिसीज के साथ साथ तो मेंटल टेंशन होना ही है। और जब टेंशन होना है तो टेंशन हमारे इमोशंस को भी अफेक्ट करती है और फिर बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है। कहते हैं व्हाट यू थिंक यू विल फील एंड यू विल एक्ट। जैसा सोचोगे वैसा फील करोगे और वैसा ही आपके साथ होने वाला है, वैसा ही आप करोगे। तो जब हमारा, मुझे टेंशन है तो टेंशन होने की वजह से हमारे अंदर बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है। और बेचैनी है, उलझन है, तो किसी काम में मन नहीं लग रहा है, हम काम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने आप के कॉन्फिडेंस को, सेल्फ इमेज को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को लो महसूस कर रहे हैं। और जिसकी वजह से हमारा क्या होने लगा, एक एक जो भी हम करते थे, जो भी कार्य प्रणाली में हम अपने आप को खुश रखते थे, वो सारी कार्य प्रणाली करना हम बंद कर देते हैं। कहते हैं इसको सोशल लेवल पे मिलना। कोई मिलना चाहता है, हमें नहीं मिलने का मन कर रहा है। कहीं घूमने जाना है, मेरा मन नहीं है। कहीं पे कोई दावत है, हम नहीं जाएंगे, तुम चली जाओ या आप चले जाइए। अवॉइडेंस, फाइट एंड फ्लाइट, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस शुरू हो जाता है। और ये अवॉइडेंस इतना ज्यादा तक हावी होने लगता है कि धीमे धीमे वो डिप्रेशन की ओर, स्ट्रेस डिप्रेशन की ओर भी ले जाता है, और पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की ओर भी ले जाता है। मेंटल इलनेसेस को भी जनरेट करना शुरू कर देता है ये स्ट्रेस। इसलिए स्ट्रेस को अगर हम मैनेज करना शुरू करते हैं तो शायद, कहते हैं कि स्ट्रेस हमें बहुत सारे आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो हम खुद जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं और बढ़िया नींद ले सकते हैं। कहते हैं मेलाटोनिन, कि मेलाटोनिन जो नींद के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है, तो उस मेलाटोनिन को जनरेट करना जो ब्रेन बंद कर देता है, और जिसकी वजह से और स्ट्रेस होता है। मुझे 2 दिन से नींद नहीं आई, मुझे 3 दिन से नींद नहीं आई, मुझे 4 दिन से नींद नहीं आई, डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने से नींद नहीं आई। और जिसको नींद नहीं आ रही हो, एक दिन भी नींद नहीं आती है, तो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से नींद गायब हो जाती है, और कभी कभी नींद नहीं आती तो भी स्ट्रेस हो जाता है। और वो स्ट्रेस किस तरीके से एक इंसान पर हावी होने लगता है, तो सोशल सिचुएशंस को भी गड़बड़ कर देता है। अब इसके बाद आता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और इस इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक तरीके से। और फिर आता है आपका सोशल हेल्थ, और लास्ट में जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअल हेल्थ। यानी स्पिरिचुअल हेल्थ, मौलिकता, हाँ, जो नैतिकता है, जो मौलिक मौलिक है, या जो आध्यात्मिकता है, उससे भी धीमे धीमे हमारी रुचि खत्म होने लगती है। हम पहले भगवान की आरती कर रहे थे, खुदा को मान रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, या जंत्र मंत्र मंत्र जो भी हम, व्रत पूजा जो भी हमारे अंदर आस्था थी, हम जो कर रहे होते थे। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और नहीं कर रहे होते, ना करने का मन होता है। अब सब कुछ करना, वॉक, अगर वॉक करने जा रहे हैं वो भी बंद हो, हमने कुछ योगा किया, ध्यान लगाया, या जो भी खेला, सब कुछ, सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। ये हमारा इफेक्ट है स्ट्रेस की वजह से। अब स्ट्रेस के पीछे का विज्ञान जैसा बताया कि इसमें फाइट एंड फ्लाइट का, मैंने बताया कि फाइट एंड फ्लाइट का रोल होता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन का रोल होता है, जो एड्रेनलिन हमारा बहुत तेज बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ जिसकी वजह से हमारी प्रतिक्रिया, हमारी जो जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ना हो करके एंटीसिपेटरी भी स्ट्रेस होता है। पहले ही से ही सोच लिया कि वहां पर काम नहीं बनेगा,
हम जाएंगे वहां काम नहीं बनने वाला। तो किसी किसी को आपने देखा होगा नॉर्मली अपने घर पे, मैंने तो खैर देखा है, मेरे घर पे तो कोर्ट कचहरी का काफी समय रहा अपने फैमिली से। तो मेरे फादर जब जाते थे कोर्ट के लिए तो बहुत उनको एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती थी, कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी कोर्ट कभी वो गए नहीं। और जब उनके मतलब मेरे बाबा के एक्सपायर होने के बाद जब भाइयों भाइयों के आपस में कुछ ऐसे हुए तो फादर के जाने से पहले वो बहुत उनको एंजाइटी होती थी और यूरिन के लिए कई बार जाना होता था। किसी किसी को 40 बार बार जाना होता है स्ट्रेस की वजह से। तो ये फिजिकल रेस्पॉन्स चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल लोगों को होती हैं और वो मैनेज हो जाती हैं, लेकिन वही जब ओवरवेलमिंग हो जाता है, वरीसम हो जाता है, चिंता के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, चिंता उसको जकड़ने लगती है और उससे उसको छुटकारा नहीं अपने आप में मिल पा रहा होता है, उसके अंदर वो अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन है और बॉडी है, जैसा कि अभी हमने उसके भी इफेक्ट्स बताए कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी में और या ब्रेन में। तो अभी जो मैंने बताए उसमें मैंने रक्तचाप का भी बताया कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर साथ साथ में आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसको कि आप कहेंगे कि हाइपरटेंशन होने की वजह से वो हृदय के रोग के रूप में भी जाने लगता है, कोलाइटिस जैसी चीजें हो जाती है, अल्सर हो जाता है, कोलाइटिस हो जाती है उसको, इसको एलर्जी की डिसीज हो जाती है, कैंसर भी डायग्नोस किया गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ये तो सबसे भयावह है डिसीज, लेकिन ये भी कहा गया कि ये भी एक कारण है, स्ट्रेस का कारण है। तो स्ट्रेस, और आजकल स्ट्रेस तो ये कहते हैं ना कि स्ट्रेस तो नॉर्मल सी बात है, किसको नहीं स्ट्रेस है। आप ऐसा सुनने में आ रहा है, अरे बच्चे बच्चे को स्ट्रेस है, तो जैसे ही कहते हैं आज मेरे को स्ट्रेस है, तो कौन सी बड़ी बात है, स्ट्रेस है तो क्या हुआ, तो सभी को स्ट्रेस है। तो ऐसे कहने से काम तो नहीं चलेगा। तो जो नई चीज है, जो है, वो क्यों है आखिर, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, कैसे हम उसका निवारण कर सकते हैं और कैसे हम उसके कारणों को दूर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कारण आपके, कारण अगर आप हैं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, तो कैसे उस पर काबू किया जाए, कैसे उस पर काम किया जाए, उस पर हमें बात करनी है। और अगर कारण बाहर में है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, और साथ ही साथ अपने अंदर की इनर रेजिलियंस, जैसा कि मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन बताई, स्ट्रेस की डेफिनेशन है, जस्ट अ मिनट एक मैसेज आया। अ, कि जो कारण है और निवारण है, कारणों को जानना और निवारण करना। तो कारण हर एक के, जैसे बताया कि हर एक के कारण अपने अपने हैं। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, हर एक का कारण अपना है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान कोई भी बड़ी भी बात हो जाती है, वो कहता कौन सी बड़ी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। बहुत बड़ा लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। पति पत्नी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं, होता है, फिर सब सही हो जाएगा। आज उसने बात नहीं की, कल बात कर लिया जाएगा, कल बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। किसी की डेथ हो गई फैमिली में, वाइफ की डेथ हो गई, जैसे आज मेरे सामने ही एक केस आया था पिछले 2 वीक्स बिफोर, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई मार्च के मंथ में, होली के आसपास। और वो मेरे पास आए थे डिप्रेशन में, बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले गए। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी का उनको ट्रीटमेंट चला था पहले, और स्ट्रेस आ गया, मेजर स्ट्रेस। कहते हैं लॉस ऑफ एनी पर्सन, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ डेथ, ये मेजर स्ट्रेस फैक्टर है। एक होम्स एंड राहे का स्ट्रेस रेटिंग स्केल है। तो होम्स एंड राहे का स्ट्रेस रेटिंग स्केल में 100 स्कोर्स दिए जाते हैं, आउट ऑफ 100 स्कोर जितने ज्यादा स्कोर्स होंगे तो स्ट्रेस उसका हाई होगा। तो सबसे ज्यादा रेटिंग स्केल में होम्स एंड राहे का स्केल है, उसमें लॉस ऑफ डेथ एंड लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ हेल्थ, क्लोज वंस, उसमें सबसे ज्यादा रेटिंग का स्कोर दिया गया है। तो ऐसा स्ट्रेस जब आया तो वो कहते हैं मैम मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं लग रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा स्ट्रेस जो है कारण है। अब ये एक्सटर्नल कारण कारण है ना।
कारण है ना, एक्सटर्नल कारण है। तो इस एक्सटर्नल कारण को तो हम कारण को दूर नहीं कर सकते, हम उनकी वाई को ला नहीं सकते। तो क्या मैनेज कर सकते हैं? तो नाउ आई एम टर्निंग टुवर्ड्स टू हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। क्या हम करें और क्या हम ना करें, वॉट वी कैन डू, वॉट वी कांट डू, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग बता सकते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यस, आप लोगों में से कोई जवाब देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इफ इट इज रीजन इज, हाँ, स्ट्रेस का इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। घनश्याम जी हैं, घनश्याम गुप्ता है, ताइबा है, ऐश्वर्या है, देयर आर सो मेनी देयर। कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच की बात है। कहते हैं दोनों को साझा करके, यानी कि थॉट शेयरिंग। यस प्रशांत केशरी, वेरी गुड। काम को अप्रिशिएट करना। यस, यानी कि एक दूसरे को मिल करके उस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार होना। यू एंड मी का नहीं, ये तुम हो, तुम्हारा काम है, तुम जानो, और ये मैं हूं, मेरा काम है, मैं जानू। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में टूगेदरनेस की फीलिंग नंबर वन। टूगेदरनेस की फीलिंग होगी तो शेयरिंग होगी। कहते हैं कभी कभी स्ट्रेस में कभी कोई सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती, हाँ या ना? यस, टेल मी। अगर हम एक दूसरे के एफर्ट्स को वैल्यू देना, यस प्रशांत, एक दूसरे के एफर्ट्स को वैल्यू देना, जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसको एक दूसरे को सम्मान देना, सम्मान देना। और कभी किसी के लाइफ में कुछ ऐसा ब्लैक डॉट है, और ब्लैक डॉट सामने अगर आ जाता है, या वो किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, वो आपको शेयर करना चाहता है और कहता है कि तुम मुझे सिर्फ सुन लो, आप मुझे सुन लो। तो टाइम गिविंग, क्वालिटी ऑफ टाइम। तो क्वालिटी ऑफ टाइम आप अगर देते हैं, तो दो प्रकार की लिसनिंग कही जाती है, बल्कि हम तीन प्रकार की लिसनिंग कहेंगे। वन इज अ लिसनिंग जो सेलेक्टिव लिसनिंग होती है। सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है, मैंने अधिकतर देखा कपल्स में, कि कपल्स आपस में बात कर रहे हैं, जब कपल के मतलब की बात होगी वो उसका रेस्पॉन्स वो देंगे, और जो उनके मतलब की बात नहीं होगी वो सुनेंगे नहीं। क्या सुना पता नहीं। पैराफ्रेजिंग अगर किया जाए कि अच्छा आप बताओ कि क्या सुना था, तो कहेंगे अच्छा क्या बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या हो गया? सेलेक्टिव लिसनिंग। फिर दूसरी लिसनिंग होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग, कि जो आपसे कोई बात कह रहा है, कह रही है, आप उसको उसी तरह से सुन रहे हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको सुने। केवल वो आपको बताना चाहता है, कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है या चाहती है, आपका कोई सजेशन उसे नहीं चाहिए, ओनली शेयरिंग। आर यू एग्री और नॉट? बहुत से स्ट्रेस केवल शेयरिंग से ही ओवरकम हो जाते हैं। रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, भाई रेस्पॉन्स दीजिए आप लोग। यस, साक्षी से, यस वेरी गुड साक्षी। सो अभी आपने क्या कहा कि देखिए कैसे, हाँ केवल शेयरिंग। पर तीसरे प्रकार की शेयरिंग होती है, तीसरे प्रकार की सुनना होता है, जिसको एक्टिव लिस्टिंग भी कहते हैं। एक्टिव लिस्टिंग में क्या होता है कि आप कितने अलर्ट होकर सुन रहे हैं। उस समय कोई फोन नहीं, कोई ब्लू स्क्रीन नहीं, कहीं पे कोई आपका बुक पढ़ना या कोई ऐसा काम नहीं। जब सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, हाँ हूँ करने की जरूरत है तो वो भी कर रहे हैं। यस, हमें समझ में आ रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मान लीजिए वो पास्ट स्टोरीज भी कुछ कुछ लेकर के, वो उसका दिल भारी है, दिमाग भारी है, और वो दिमाग भारी है, अगर वो जब तक निकलेगा नहीं तो वो परेशान उसका होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में आप एक्टिव लिसनिंग का रोल अदा कर सकते हैं। और लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिसनिंग इज अ कॉम्पनसेट लिसनिंग, और ये मैं अधिकतर करती हूँ। मैंने फैसिलिटेटर्स ट्रेनिंग की है, ट्रेन ट्रेनिंग टू ट्रेनर्स, मतलब हमें
वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला है जो हम ट्रेनर्स को देते हैं, और उसमें बहुत अच्छा ये स्किल बताया गया, कॉम्पैशनेट लिसनिंग। यानी कि जब कोई अपनी बात बता रहा हो, एक मेरे पास एक ब्रेकअप का केस आया, और जो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से बहुत मतलब इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, और वाइफ ने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि मुझे अलग हो जाना है, और ही वाज लाइक विद द फुल ऑफ टीयर्स। और आई विल से कि पूरा जो कितने इयर्स का था, 3-4 इयर्स का जो था, वो पूरा वो सुनाता जा रहा था, सुनाता जा रहा था, सुनाता जा रहा था, सुनाता जा रहा था, रोता जा रहा था, रोता जा रहा था, और मैं सिर्फ म्यूट होकर के उसे देख रही थी। नो आई मूवमेंट, नो नॉडिंग, नो यस, नो नो, नो एनी काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग, ओनली लुकिंग एट हिम। सो इसमें ना डिस्करेजिंग होता है, ना एनकरेजिंग होता है, ना आपको गाइड करना होता है, ना जज करना होता है, ना ही आपको किसी प्रकार का एडवाइस करना होता है, ना सजेशन देना होता है। ओनली हैव टू जस्ट सी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का शेयरिंग विद ऑल 4 काइंड्स ऑफ लिसनिंग, जो जो 3 काइंड ऑफ लिसनिंग जो मैंने बताया, एम्पैथेटिक लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, एंड साथ साथ कॉम्पैशनेट लिसनिंग। ये आपके टुगेदरनेस को बढ़ाता है, और टुगेदरनेस जहाँ होता है वहाँ स्ट्रेस अपने आप कम होता है। और टुगेदरनेस में क्या करना चाहिए, क्या क्वालिटी टाइम, कैसे क्वालिटी टाइम करना चाहिए? कहते हैं, हस्बैंड कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, वाइफ कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन मॉर्निंग का तो टाइम होगा, रात में आते वक्त का तो टाइम होगा। तो टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट विद द टास्क, विद द वर्क, एंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड क्वालिटी ऑफ टाइम टू फॉर द टुगेदरनेस। तो अच्छा खासा मैं सजेशन देती हूँ कि मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के वॉक करने जा सकते हैं, स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। एक्सरसाइज, अगर योगा है मॉर्निंग में, अगर आप टाइम से उठ जाते हैं तो आप योगा भी साथ में बैठ के कर सकते हैं। इस एंड टेकिंग ब्रेक, यस, डिनर साथ में खाने के लिए। बस बहुत अच्छी बात प्रशांत ने बताई कि अगर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट 3 चीजें अगर हैं, तीनों में वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टाइम, अलग अलग दो टाइम्स हैं, लंच भी अलग अलग है, अगर डिनर एक साथ ले सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो टाइम से अगर हस्बैंड घर पर आते हैं विद इन अ 10 o'clock, तो टाइम से साथ में डिनर किया जा सकता है। वैसे तो कहा जाता है 8:30, एटलीस्ट 8:30 to 9 o'clock के बीच में डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन जैन लोगों के यहाँ तो सूरज डूबने के बाद डिनर नहीं किया जाता। कुछ लोग 7:30 to 8 o'clock के आसपास डिनर कर लेते हैं, बट एनीवेज अगर दोनों लोग डिनर करते हैं तो अच्छे से काम हो सकता है, स्ट्रेस कम किया जा सकता है, आपस में शेयरिंग हो सकती है। और जजिंग, अगर जिस समय डिनर कर रहे हैं उस समय ऐसे टॉपिक को शेयर ना किया जाए जो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट राइज करने में मदद ना कर दे, और पता चला हम डिनर तो साथ में करने चले और हम स्ट्रेसफुल हो गए। तो इस बात को अवॉइड करने की जरूरत होती है। हफ्ते में कुछ जरूर समय निकालें, हफ्ते में, 15 डेज में, 1 मंथ में, कि मूव टुगेदर, कहते हैं साथ में। मैंने ऐसे बहुत से कपल्स देखे हैं कि घर पर आना है उनको, एक भी छुट्टी अगर मिली है, बस उनको सोना ही सोना है, सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। उनकी वाइफ परेशान, उनके बच्चे परेशान कि हस्बैंड घर पे आए नहीं, बस उनको सुबह सो गए, दोपहर में सो गए, शाम को सो गए, रात में सो गए। बाहर भी घूमने जाना चाहिए। यस, घनश्याम जी कह रहे हैं, बिल्कुल 100% राइट, कि ऐसे मैंने बहुत से कपल्स देखे कि अवॉइड, अगर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, या खुशी, कॉन्फ्लिक्ट मत को एक नेगेटिव वर्ड है, अगर आप चाहते हैं हम खुशनुमा रहें, हमारा घर खुशी के एनर्जी से भरपूर रहे, पॉजिटिविटी की एनर्जी हमारे घर पे रहे, हीलिंग की एनर्जी मेरे घर पर रहे, तो हीलिंग की एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी को आप चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप साथ साथ में इस चीज को करना ना भूलें। यानी कि आप समय बिताना ना भूलें, क्वालिटी टाइम देना ना भूलें, साथ में जाना। आप महसूस करें कि हमें जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। और एक बात और बताना चाहेंगे कि वर्क टुगेदर एट होम कहते हैं, कभी मैंने कहना क्या है, मैं आपको अपना ही एग्जांपल बता रही हूँ। जो मैं काउंसलिंग कर रही थी, यूएस की पेयर थे, कपल काउंसलिंग कर रही थी, तो हस्बैंड को खाना बनाना नहीं आता था,
हस्बैंड ने वाइफ दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए, दोनों वर्किंग थे, कभी वर्क फ्रॉम होम, कभी ड्यूरिंग द कोविड टाइम की बात बता रही हूँ, अभी भी चल रहा है लेकिन अभी उसकी बात बता रही हूँ। तो हुआ क्या कि वाइफ ने कहा अच्छा है कि डिनर मैं बना दिया करूंगी, वहां पे तो मेड बहुत एक्सपेंसिव है तो मेड तो नहीं रख पाते, तो डिश वॉशर है, डिश वॉशर में बर्तन आप धोया करेंगे। हस्बैंड दोनों के बीच में आपस में ये एक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिया गया कि आई विल कुक दिस एंड यू हैव टू डू दिस। तो हस्बैंड कहता है कि एंड वी वर डूइंग एंड द थिंग वाज गोइंग फाइन, बट एक बार क्या हुआ कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, व्हेन आई केम बैक तो आई वाज नॉट वेल एंड आई कुडंट वॉश दैट लाइक यूटेंसिल्स, हम नहीं वॉश कर पाए। एंड कहते हैं कि मैम 1 डे 2 डे 3 डेज एंड माई वाइफ किचन में वो कलेक्ट होते जा रहे थे, बर्तन कलेक्ट होते जा रहे थे। कहते हैं कि मैम एंड दिस व्हाट द थिंग इज हैपनिंग। अब एक समय आया कि बर्तन कितने होंगे भाई, किसी घर में 2 जोड़ी होंगे, 3 जोड़ी तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चलिए 3 जोड़ी भी मान लेते हैं। या थर्ड डे उसने घर बाहर से कहीं से खाना मंगा लिया, उसने तो अपना काम पूरा कर लिया। कहते मैम जब हम बीमारी से या उठ निकले तो मेरे लिए इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे एंड और वो फिर स्ट्रेस का कारण हो गया कि एटलीस्ट हम 3 दिन नहीं कर पाए तो 3 दिन के अंदर डिशवॉशर साफ कर लेते। तो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रोल हमने अपने कहते हैं जो रोल्स हैं वो हमने डिवाइड किए हुए हैं, और जरूरी भी डिवाइड करना, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एक दूसरे रोल को हम ले करके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और साथ ही साथ कहते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कहते हैं ध्यान लगाना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना, और एक स्ट्रेस का तो बहुत अच्छा टेक्निक है जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं। अगर बहुत स्ट्रेसफुल में है, कपल कॉपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस प्रशांत, कपल का कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बहुत सारी चीजें अगर बताना चाहूँ तो बता सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं बता रही हूँ। ऐसे तो आपका गॉड्समैन के 4 हॉर्समैन है, ये 4 हॉर्समैन में जहाँ आपको नीचा गिराना, उससे अपने आप को बचाना, गैस लाइटिंग करना, उससे बचाना, क्रिटिसिज्म से बचाना, ये भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो स्ट्रेस क्रिएट करने के बहुत सारे वो हैं। उन सारी चीजों में सेल्फ मैनेजमेंट का रोल होना बहुत जरूरी है कि मुझे अपनी ताकत, अपनी क्षमता बढ़ानी है। स्ट्रेस को अगर हम चाहते हैं कि आंतरिक यानी कि इंटरनल, अगर हमारे थॉट प्रोसेस हमारे नेगेटिव हो रहे हैं या ओवर थिंकिंग हो रही है तो उसको मैनेज करना है। अगर बाहर से स्ट्रेस आ रहा है उसके लिए भी इनर स्ट्रेंथ चाहिए, अंदर की पावर चाहिए। अब अंदर की पावर मतलब क्या, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक एस्पेक्ट और डालने जा रही हूँ। बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी और माइंड के बारे में सब लोग जानते हैं, जानते हैं या सुनो, जानते हैं, क्योंकि माइंड जो साइकोलॉजी रीड कर रहा होता है, साइकोलॉजिस्ट माइंड पे काम कर रहा होता है। यस घनश्याम जी, बिल्कुल 100% श्योर। तो साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, दे आर वर्किंग ऑन माइंड। माइंड इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन, इट्स नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। और जो स्ट्रक्चर है, यस ताइबा, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पे काम कर रहा होता है एक डॉक्टर, जो ब्रेन एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी की बात करता है। न्यूरो साइकोलॉजी की बात एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बात करता है। लेकिन सोल की बात एक स्पिरिचुअलिस्ट करता है, जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आई एम अ स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, as I have been doing the practice on mindfulness and Raj Yoga meditation since my birth। जब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं बनी थी तो भी प्रैक्टिस करती थी, और साइकोलॉजिस्ट बन गई तो और ज्यादा उसकी नॉलेज के हिसाब से अब करती हूँ। और नॉलेज के हिसाब से मैं पेशेंट्स पे भी अप्लाई कराती हूँ और करती हूँ, और साथ में स्टूडेंट्स को भी देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आज वो स्टूडेंट बहुत उतने इमोशनली नॉट दैट मच मैच्योर, लेकिन जब वो समझ उनको आएगी, जब वो यहाँ से वो टाइम आएगा 25 to 30 ईयर्स की एज या 35 ईयर्स की एज में आएंगे, तो जरूर याद करेंगे डॉक्टर अंजलि ने कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई थी, कुछ बताया करती थी। तो स्पिरिचुअल यानी कि एनर्जी, जो नेगेटिव स्ट्रेस हमें नेगेटिव एनर्जी देता है, और कहते हैं नेगेटिव एनर्जी देता है तो हमारे जितने भी
कहते हैं प्राण शक्ति, जो हमारे 8 चक्र है, 8 चक्र हैं, और उस चक्र में क्राउन चक्र और जो हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र सोचने का काम करता है। वो सोचने की शक्ति को एकदम क्षीण कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के अन्य चक्रास भी मैले होने लगते हैं। और हमारा जो सुप्रा कॉन्शियसनेस है, जिसका कनेक्शन हमारा यूनिवर्स से होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे सुप्रा कॉन्शियसनेस है, और इसका हमारा सोल एनर्जी से बहुत गहरा संबंध है, जो इनर रेजिलियंस की बात करता है। और ये जो सोल एनर्जी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, यानी कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड जिसको, हाँ, जो ऊपरी सतह है वो अपर लेयर है, मिडिल लेयर जो है सब कॉन्शियस माइंड है, और अन पूरी इन जो हिडन माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इन तीनों को तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे माइंड के अंदर छुपी हुई जो एनर्जी है, सोल पावर है, वो एक लाइट है, और वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे मैंने एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदी लगा रखी है, दैट इज द पावर ऑफ द सोल। बट सोल की 7 पावर्स हैं, 7 वर्च्यूज हैं, और उस वर्च्यूज पे अगर प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, एक दिन भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में कोई कठिनाई नहीं होती। और वो है सिंपल, ये जो बॉडी है, ये हमारा एक तरीके से कॉस्ट्यूम है। बॉडी इज अ कॉस्ट्यूम, एंड इस कॉस्ट्यूम को चलाने वाली जो शक्ति है वो सोल है। और मन के द्वारा सोचती है, और बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है, और संस्कार के द्वारा वो अपने हैबिट्स, अपने पैटर्न्स बनाती है, और अपने व्यवहार पर उस संस्कारों का प्रभाव उसका पड़ता है। तो जो सोल है, वो मन बुद्धि संस्कार से मिलकर बनी है, और सोल जो है वो नॉलेजफुल है, लवफुल है, पीसफुल है, प्योर है, हैप्पी है, हैप्पीफुल है, ब्लिसफुल है, पावरफुल है। यस, 100%, यस। तो स्ट्रेस डेमोन, ये वही कह रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस हमारे हमें को डिमोनिक, मतलब किस किस में ले जाती है। और हमारी जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सोल पावर को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, इनर पावर को महसूस करना, कि मैं खुद, जो मैंने जनरेट की है स्ट्रेस, मेरे अंदर वो खुद पावर है, जो मैं स्ट्रेस को ओवरकम करने में सफल होने वाली हूँ। आई एम द वन, I am a creator of positivity, hope, and happiness. And I am the one, I can create a negativity and demoning and demon in the in ourselves, and you can say stress or distress, and have a negative energy all around you. आप ही खुद हो, तो आप ही जनरेटर हो। तो क्यों ना हम ऐसी जनरेट करें कि मैं एक प्योर सोल हूँ, पीसफुल सोल हूँ, लवफुल सोल हूँ। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए आपको देते हुए, क्या कहते हुए, इफेक्टिव जो टेक्निक्स हैं, कुछ आपको उस पर प्रैक्टिस कराते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो जस्ट अ मिनट। तो अपने गोल को सेट करना, तो गोल को सेट क्या करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना है। दिस इज द गोल, टुडे इज माय गोल, कि आई हैव टू लिव हैप्पी, और जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आने वाली हैं, आई एम एबल टू डील विद। इसको कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। सो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों अपने अपने हिसाब से, दे कैन मेक द पॉजिटिव अफर्मेशंस, लाइक वॉट एवर द स्ट्रेस बिकॉज ऑफ अवर बिहेवियरल पैटर्न, आवर थिंकिंग पैटर्न, जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारी सोच है, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे विश्वास है, ये हम दोनों की जो समझदारी नहीं है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस हो रहे हैं, हम दोनों मिलकर के अपने इस पर काम करेंगे। अगर वो काम करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको फिर मेरे जैसे प्रोफेशनल्स की जरूर आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि स्ट्रेस ही लड़ाइयां पैदा करती है। व्यक्ति वॉलेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉलेंट होने पर आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि सेपरेट रहना पसंद करते हैं, और साथ में रहना पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑफ वॉलेंट बिहेवियर बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। और उसका चिल्ड्रंस पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है,
और चिल्ड्रंस का लाइफ टाइम गहरा असर पड़ता है। तो एक दूसरे को पॉजिटिव अप्रोच रखना, अनबायस्ड होना, नॉन जजमेंटल होना, रेस्पेक्ट देना, वैल्यू देना और एनकरेज करना फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, डिस्करेज करना फॉर नेगेटिव बिहेवियर, और उसको ये नहीं महसूस करने देना या करना कि क्रिटिसिज्म के साथ, सरकास्टिज्म के साथ हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कभी कभी हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं लेकिन साथ में सरकास्टिक भी होते हैं। सरकास्टिक का मतलब कटाक्ष के साथ, मुस्कुराने के साथ हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कुछ हमारे वर्बल जेस्चर्स, कुछ नॉन वर्बल जेस्चर्स, इन चीजों को भी उपयोग में लाते हुए, उस पर ध्यान खिंचवाते हुए, उस उस पर हमें काम करने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें ये नहीं पता होता है कब हम कटाक्ष कर गए, कब हम प्रशंसा कटाक्ष में कर गए, कब हम वैल्यू कटाक्ष में कर गए, सरकास्टिक होकर कर गए। ये हमें खुद इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है। तो उसको भी अपने अपने बिहेवियर पैटर्न को, दोनों को चेक करना, जो भी रिलेशनशिप में है। केवल कपल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पेरेंट्स की चिल्ड्रंस के साथ बात हो रही है, और साथ फ्रेंड्स के बीच की भी बात हो रही होती है। तो और साथ ही साथ पॉजिटिव वातावरण बनाना। तो पॉजिटिव वातावरण कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरोमा, आजकल तो फैशन का जमाना है, तो एरोमिक एसेंस आजकल चल रहे हैं, अरोमा ऑयल चल गए हैं, डिफ्यूजर्स चल गए हैं। हमारे समय पे हम तो अगरबत्ती जला लेते हैं, अगरबत्ती जला करके वातावरण को अच्छा बनाते हैं। आजकल सिंगिंग बॉल है, तो सिंगिंग बॉल के द्वारा हम एक अच्छी साउंड निकाल करके, जो बौद्धिज्म का है, उसको हम यूज करके एनर्जी क्लीनिंग और एनर्जी हीलिंग करते हैं। जैसा कि मैंने ऑरा क्लीनिंग भी, ऑरा हीलिंग भी, प्राणिक हीलिंग भी, टैरो रीडिंग भी, साथ ही साथ में कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग भी, जो ब्रेन इमेजरी ब्रेन सर्जरी के रूप में मैं कॉस्मिक एनर्जी को भी डालने का मैंने ओसीडी पे बहुत अच्छा काम किया है, जो मरीज पूरा 90% मरीज को फायदा पहुंचा है। तो ऐसे एनर्जी को, कैसे पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने का काम आप कर सकते हैं। और कहते हैं जब अपने ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पेशेंट्स पे अगर अप्लाई करते हैं तो आप उतने बेहतर तरीके से आप रियलाइज नहीं करेंगे कि कितना पेशेंट को फायदा हो सकता है, जो कि मेरा अपना मानना है। क्योंकि मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, और थोड़ी एक्सपेक्टेशंस मेरी जरूर होती है कि मैं स्टूडेंट्स को मैं सिखा सकूं। हालांकि कभी कभी स्टूडेंट्स वो चीजें पसंद नहीं करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कहते हैं डीप ब्रीदिंग। कहते हैं आप तनाव में है, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, इवन कोई कोई को डॉक्टर के सामने वेट करने में बेचैनी हो रही होती है, कोई गाड़ी चला रहा होता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हस्बैंड कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, और या वाइफ चला रही है तो कुछ ना कुछ उसका मुंह चलता ही जा रहा है। इतना क्यों ट्रैफिक क्यों होता है, इतना क्यों होता है, मतलब समथिंग विच इज कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंगलेस चीज है। तो उसमें आपको वेट करना पड़ रहा है कहीं पे, आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, तो रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करिए, रिलैक्स। एंड दिस इज नॉट माय वर्क, ये मेरी जॉब नहीं है। जॉब मेरी है अपने आप को शांत रखना, मुझे रिलैक्स रखना है। सांस लेना और सांस छोड़ना, कहते हैं विपाशना में तो इस पर पूरा का पूरा 10 डेज का ट्रेनिंग ही होता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग केवल एक तरह की ब्रीदिंग नहीं होती है डियर फ्रेंड्स, हम आपको कई प्रकार की ब्रीदिंग के बारे में बताना चाहेंगे। सांस का लेना और सांस का छोड़ना, कहते हैं 25% सांस गहरी ली जाती है और 75% सांस को छोड़ा जाता है। सांस जब लिया जाता है तो पेट, अच्छा आप लोग बताइए, पेट बाहर आता है, पेट अंदर जाता है? अंदर जाता है कि बाहर जाता है? व्हेन यू आर टेकिंग ब्रेथ, तो स्टमक इज गोइंग इन और आउट। प्राणायाम या घनश्याम जी, हाँ, ये एक तरह के प्राणायाम है। प्राणायाम में प्राण को लेना, प्राणायाम की कई सारी विधियां हैं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए इमिडिएटली सांस जब हम लेते हैं, गोइंग इन, हाँ, सांस जब लेते हैं तो एयर अंदर जा रही होती है। जब एयर अंदर जा रही होती, इट मीन्स कि हमारा पेट को बाहर आ रहा होता है। क्योंकि जब खाना खाते हैं, यस वेरी गुड, निकिता इज राइट, तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो पेट बाहर, और जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो पेट हमारा अंदर। तो 25% सांस लेना, और जब सांस छोड़ना, ब्रेथ आउट, यस, लेते रहना है, यस प्रशांत, सांस लेते रहना, देते रहना है, छोड़ते रहना है। सांस लिया, आईज क्लोज के साथ कर सकते हैं व्हेन यू आर टेकिंग ब्रेथ इन, सांस ली, सांस ले रहे हैं, आईज क्लोज, एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट एंड आईज ओपन।
एंड आप विचार आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको आप आने देना है, जाने देना है। यू हैव नॉट टू स्टॉप। थॉट्स को स्टॉप करेंगे तो थॉट्स उतना ही आएंगे। इसको व्हाइट एलिफेंट कहा गया है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है जितना आप रेजिस्ट करोगे विचारों को, वो उतना ही विचार दुगने और तिगने चलते हैं और ज्यादा चलने लगते हैं। यू कैन नॉट रेजिस्ट द थॉट्स। तो दिस इज द नेम इट इज गिवन एज अ व्हाइट एलिफेंट। तो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, विचार जो आ रहे हैं उन्हें आने देना है, और जो जा रहे हैं उन्हें जाने देना है। लेट इट कम एंड लेट इट गो, दिस इंस्ट्रक्शन हैज टू बी गिवन। हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। विचार आ रहे हैं और जाने जा रहे हैं। नो रिएक्शन, नो रिस्पॉन्स, जस्ट लेट इट बी ऑब्जर्वेंट। ये माइंडफुलनेस टेक्निक है। माइंडफुलनेस टेक्निक 35 मिनट्स to 40 मिनट्स की टेक्निक होती है। फिर कभी कभी हमें बहुत हम सांस नाक से ले रहे होते हैं, मुश्किल होता है। कभी कभी हमें नाक से लेके मुंह से छोड़ना है, ऐसे करके। कभी कभी हाथ ऐसे लिए हुए हैं और पूरी तरीके से यूं करके यूं हाथ फैला दिया, ऐसे करके। बैठे बैठे भी कई सारी योगा की एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस, जोर से आवाज करके। कभी कभी बैठे बैठे हाथ को अपने यूं यूं किया, ऐसे से किया, पैरों को यूं किया, अपने हाथों को ऊपर करके लेके गए, ऐसे अंगड़ाई वगैरह लिया स्ट्रेस को दूर करने के लिए। जगह से उठ गए, बाहर चले गए, माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया। तो डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत होती है। तो दूसरे नंबर का सांस लेना सोना। कभी कभी प्राणायाम जैसे बताया, अनुलोम विलोम बताया, कपालभाति बताया, भ्रमरी आसन बताया। कभी कभी सांस अंदर लेना और छोड़ना। कभी कभी आवाज के साथ, जैसे एक तरह का कपालभाति है, बट वो कपालभाति में पेट का बाहर आना जाना होता है, इसमें सिर्फ सिंपल ऐसे करना होता है। फिर आपको रिदम को महसूस करना, ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, जिसमें ग्राउंडिंग टेक्निक में 5 4 3 2 1 जो हमारे हियरिंग है, विजन है और साथ में टच सेंसेशन है, इन तीनों चीजों को पे ध्यान लगाना, बताना बताना होता है। और जिससे कि हमारा माइंड मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। और ईएफटी टेक्निक तो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो ईएफटी टेक्निक में सिंपल हमें केवल करना होता है, टैपिंग करनी होती है। या तो यू कैन यूज 2 फिंगर्स और यू कैन यूज 3 फिंगर्स। तो आप टैपिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। हाँ, ये कुछ 8 स्टेप्स होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सांस लेना, सांस छोड़ना। फिर ये 7 पॉइंट्स है और 8 पॉइंट्स ये है। इस प्रकार से 8 पॉइंट्स होते हैं, और ये 8 पॉइंट्स जो आपको टैपिंग करने के साथ साथ जिस चीज से स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, उस स्ट्रेस वाली एक स्टेटमेंट ला सकते हैं। और स्टेटमेंट ला करके आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इस स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को ओवरकम कर ले जा रही हूँ या कर ले जाऊंगी। ये स्टेटमेंट बोलने के साथ आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जिसको ईएफटी टेक्निक बोलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल है, उसमें आप ईएफटी टेक्निक को आप पा सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, माइंड मैनेजमेंट हो गया, माइंडफुलनेस हो गया। और फिर होता है पूरा जैकब्सन प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, जेपीएमआर होता है, जो पूरे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना बताते हैं। सिंपल एक एक्सरसाइज बता दे रही हूँ कि दोनों हाथ को आप फॉरवर्ड ले आइए, टाइट फील करिए ऐसे करके, ऐसे। और टाइट करके मसल्स को टाइट करिए, फिर पलट लीजिए और उसके बाद धीमे धीमे उसको छोड़िए एंड फील द डिफरेंस। एंड ये पूरा हाथ की मुट्ठी से शुरू होता है, पूरी बॉडी के एक एक अंगों से होता है, पैरों में जाकर खत्म होता है। ये एक्सरसाइजेस बता रहे हैं कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए शेयरिंग के अलावा भी ये फैक्टर्स हैं। फिर साथ साथ में आपको कितने प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, उस मेडिटेशन पे आप काम करिए तो आपकी सोल एनर्जी है वो एनहेंस होती है। यूनिवर्स से जरूर कनेक्ट होइए कि कॉस्मिक एनर्जी यानी परमात्मा की, प्रभु की, खुदा की जो शक्तियां हैं, जो जिसने इस दुनिया को रचा है, वो सागर है, सर्वशक्तिवान है। उससे मेरे पास अनंत प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और मेरी एनर्जी जो आत्मा की पावर है बढ़ती जा रही है। और उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, जो मैं शांत में, प्रेम में, सुख में, सुकून मेरे अंदर आता जा रहा है। और ये मेडिटेशन, ये ध्यान लगाते हैं तो आप अपने आप को खुशनुमा भी महसूस करते हैं, हल्का भी महसूस करते हैं। हालांकि जब शुरुआती दौर पे हम कोई ध्यान की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें बेचैनी होती है, उलझन होती है, और साथ साथ मन नहीं लगता है मेडिटेशन पर बैठे।
लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम डेली 1 मिनट के लिए बैठने की कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं। ये तो हमारे ध्यान की प्रक्रिया हो गई। फिर दूसरा कॉग्निशन, जो कॉग्निटिव जो थॉट्स होते हैं, जो उसको हमने कहा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज नॉट स्ट्रेस, नॉट गिविंग स्ट्रेस, बल्कि हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी फॉल्टी पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तो इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को स्ट्रेस मैनेजमेंट में रखा गया, यानी अपने ही विचारों को पहचाने। Who's there? साक्षी। हाँ हेलो, उसमें क्या चैट बॉक्स में भेजो बेटा, चैट बॉक्स में। आप जो भी फोन करना चैट बॉक्स में आप दे दो। बस टाइम मेरा खत्म कर रही हूँ, 8 मिनट का टाइम है, 7:30 टू 8:30 का टाइम है। टाइम इज ओवर कम। तो मैं लास्ट में खत्म कर देती हूँ। और लास्ट सीबीटी है, और सीबीटी के बाद जो आ जाता है आप लोगों का लास्ट में, यानी कि एक्टिविटीज, जो हॉबीज हमारी खत्म हो जाती हैं, उन हॉबीज पे हमें अपना ध्यान देना होता है। जो हॉबीज पे अगर आप ध्यान देते हैं, आउटिंग्स पे जाते हैं, इंडोर गेम खेलते हैं, पौधे पेड़ पौधे पर ध्यान लगाते हैं, उस पर प्लांटेशन करते हैं, आउटडोर के स्पोर्ट्स में अगर आप अपना ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। इसी के साथ आज का मैं अपना वक्तव्य यहीं पे पूरा करती हूँ। और मैं रिलेशनशिप कोच हूँ। अभी मुझे कुछ समय के पहले मुझे अभी हॉल ऑफ फेम मुझे अवार्ड से नवाजा गया चेन्नई में। और जो भी आप चाहते हैं इस वेबिनार के बाद, जो भी मुझसे 1-to-1 सेशन चाहते हैं, तो मैं 15 मिनट से यानी कि 15 मिनट to 30 मिनट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी 1-to-1 सेशन देने के लिए तैयार हूँ। और जो भी सेशन लेगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को ये भी बताने जा रही हूँ कि मैं सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि रिलेशनशिप पर ही कोर्स है। जो भी अगर करना चाहते हैं तो हम आप लोगों को लिंक भेजेंगे, और वो कोर्स के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे। और 90 डेज चैलेंज का कोर्स होगा, उसमें हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, और वो सिखाकर आपको आप भी एक एक्सपर्टीज बन सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स से। तो इसी के साथ हम आप का अब आपसे चाहेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहे तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। और साथ ही साथ फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं कि कैसा लगा आपको। हालांकि मैं पीपीटी नहीं प्रेजेंट कर पाई, इसके लिए आई एम वेरी अपोलोजाइज फॉर दैट। हाँ, ये स्किल फिर से सीखनी पड़ेगी। लेकिन आप बता सकते हैं कि कैसा आपको सेशन लगा। प्लीज गिव मी ऑन द चैट बॉक्स, और यू कैन कम ऑन द, आप अगर वीडियो अगर में आ सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इफ यू कैन अपीयर विद योर ब्यूटीफुल फेसेस। Thank you, Ghanshyam. You can speak so that it would be nice if you can speak. Taiba, Sharya, Sakshi, Prashant. मेहमान दे रहा है।